चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो हम लोग ने 10th में पढ़ा था उसके हिसाब से हमें ये पता है कि अगर कोई भी, अगर हमारा जो चार्ज है, जैसा कि एनिमेशन में आप देख पा रहे होंगे, जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, कोई भी चार्ज है किसी भी कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, उसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है, मान लेते हैं कितनी लेंथ है, एल। अगर उसको किसी एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है, V, उससे हम करंट कर दें, और अगर उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और I का मतलब है कि उसके पास कुछ चार्ज होगा। अगर मैंने बोला टोटल चार्ज कितना है, Q, वो A से फ्लो होता है और फ्लो करके कहाँ जाता है, B तक। कहाँ तक, ठीक है, और उसको जो टाइम लगता है A से B जाने में, वो कितना टाइम लगता है, T। तो करंट हो जाएगा आपका I is equal to Q upon T at that instant of time। ठीक है, तो यहां तक हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ पर पढ़िए, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट एनी मीडियम हैविंग फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज अ कंडक्टर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके पास क्या हो भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होता है, या फिर मैं उसको कह सकता हूं फ्री चार्ज की बात करूं तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उसको कंडक्टर भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? फटाफट बना लीजिए रफ डायग्राम। ठीक है, जल्दी स्पीड में करना है थोड़ा। चलो पहले देखते हैं, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद देखिए क्या इसमें से कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है। मैंने आपको पहले क्या सिखाया था कि इंस्टेंटेनियस करंट, ये आप नोट्स बनाओगे बाद। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, करंट क्या है भैया, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये मैंने कहाँ बताया आपको, 11। एक जिसका यूनिट क्या होगा भैया, बताओ, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और वही आपका उसी की पावर आप देते हो। ठीक है, फिर करंट कैसी क्वांटिटी है, क्या ऐसे डायरेक्शन की बात हो रही है, नहीं, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक, क्या ये वेक्टर लॉ को ओबे करती है, क्योंकि कई जगह पर ये कहा गया है कि सर ये कैसे नहीं डायरेक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये तो फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो क्यों ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है? बिकॉज जब भी हम करंट को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है, दो बैटरी लगा दो, एक का 5 वोल्ट एक का 3 वोल्ट, अगर दोनों में पोटेंशियल अलग अलग होगा तो दोनों चाहेंगे कि उनके पॉजिटिव होने से करंट निकले, लेकिन होता क्या है रिजल्ट में, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वही जीतता। रिजल्टेंट क्या आता है, 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट करेंगे तो 2 वोल्ट आपका बच गया, प्लस का 2 आया, इसका मतलब जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसी की डायरेक्शन फॉलो होगी। तो इसको करने में कहीं पर भी आपने वेक्टर अलजेब्रा यूज किया, आंसर इज नो, क्योंकि वेक्टर में बोला गया था वेक्टर क्वांटिटी तभी वेक्टर होती है जब वो वेक्टर के नियम को फॉलो करे, लेकिन करंट वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर लिखा भी हुआ है। And what is ampere? The current through any conductor is said to be 1 ampere. is define करना very easy. आप ऐसे पढ़ा करो। ठीक है, ये Q अपॉन मैंने T बताया ना, for average current, ठीक है, ये बताया ना मैंने, तो 1 एम्पीयर कब होगा बच्चे, आप सोचो ना, जब आपको पता है इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यूनिट तो अभी भी एम्पीयर है। तो इसका मतलब है कि 1 कूलम के चार्ज को अगर 1 सेकंड में फ्लो करा दें तो क्या हो जाएगा भैया, आपका जो आंसर आएगा वो 1 एम्पीयर आएगा। तो इसी को डिफाइन कर लेना, लिख करके क्या लिखा हुआ है कि जब आपका 1 एम्पीयर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, काम हो गया। इसका मतलब आ गया आपकी 1 एम्पीयर की डेफिनेशन। तो रटने की आवश्यकता तब है जब आप अगर फ्रेम ना कर पाओ सेंटेंस, तो थोड़ी सी इंग्लिश वीक है तो रट लेना, नहीं तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, देखो पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज, बताओ, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड डायरेक्शन, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। समझ में आया ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई और करंट की खोज पहले हुई। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव से मान के चलते हैं, जबकि हमें पता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यहां तक हो गया हमारे करंट के बारे में बात। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन रीचेस फ्रॉम पॉइंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा आंसर बताइए मुझे फटाफट। जो फॉर्मूले आपको बताए ना उतनी से ही सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं सब कलर ठीक कर देता हूँ तो विजिबिलिटी वीडियो में थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आप लेकिन कर सकते हैं उस मीन टाइम क्वेश्चन को। ठीक है, करो, क्या है 20 मिलियन, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन कितने होते हैं, 10 लाख। जिसको नहीं आता उसके लिए बता, ठीक है।
तो है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन रीचेज फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इन 2 माइक्रो सेकेंड, है ना, माइक्रो सेकेंड दिया, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ठीक, आगे कह रहे हैं आज इन फिगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज, तो कह रहे हैं अरे तो क्लियर हो गया है, y से x हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होगा ना, अब वो वैल्यू निकाल लो कितनी वैल्यू होगी। अरे यार ये देखो d और a तो ऐसे ही गया, बचे b और c, वैल्यू निकाल लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना हम लोग, ये समझ में आया तुमको, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव इधर रहा होगा ना, और पॉजिटिव से नेगेटिव करंट आता है, तो याद रखो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ भाग के जाएगा, नेगेटिव चार्ज किस तरफ भाग के जाता है बेटा, समझ में आया, और करंट हमेशा पॉजिटिव से, तो करंट ऑटोमेटिकली इधर ही हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन से हमने डिफाइन किया कि ये दो ऑप्शन कैसे गलत हो गए, लिखा हुआ है x से y, x से y, x से y हो सकता है क्या, नहीं, समझ में आया। अब बस वैल्यू निकालनी है, अब दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे वैल्यू, करंट निकालना, करंट का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला एक ही है, अब कर डालिए इसको, मैं समझा दूं क्वेश्चन एक बार, इसको अभी भी नहीं आ रहा, देखो बहुत आसान है, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन, तो एक जो चार्ज बनता है बड़ा चार्ज, वो क्या होता है, एन मल्टीपल ऑफ जो भी प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, डिपेंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो जाएगी। कितना है भैया ये 20 मिलियन, 10 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे, 6, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 1.6 10 पावर माइनस, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल दिया मैंने, हाँ, और टाइम कितना लग रहा है, अब भी नहीं कर पाओगे, हाई इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, सोलह दूनी 32, देखो इसको नहीं आ रहा, 16 दूनी 32, लेकिन 16 कैसे बनेगा जब 8 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या यहाँ 32 × 10 पावर 6 × -19 आएगा कि नहीं आएगा, कितना टाइम चाहिए तुम लोग को, इसको 10 पावर 7 कर दिया, इससे क्या होगा 10 पावर -12 बना दूंगा मैं इसको बाद में, सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, हुआ ना, I इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यों 3.2 × 10 पावर -12 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, टी कितना है 2 माइक्रो ना, कितना आ जाएगा -6, हाँ आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ कितना टाइम चाहिए होता है, अब नहीं होगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से करो यार, हो जाएगा, तुम लोग सब कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले कलर हम चेंज कर लेते हैं, एनवायरनमेंट नहीं वेस्ट, 2-3 का कर लेते हैं, चलिए ठीक, अब ये करो फटाफट करो, लेकिन धीमे धीमे नहीं करो। क्वेश्चन क्या है, फटाफट पढ़ो, मुझे आप गिवन बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इस बार, पढ़ के मुझे गिवन बताओ, मैं लिखूंगा। करंट कितना दिया हुआ है, करंट का फॉर्मूला दिया हुआ है सर, यही बोलोगे ना, तो लिखना पड़ेगा मुझे, I इज इक्वल टू, उसके बाद क्या दिया हुआ है, करंट की यूनिट कितनी है, एम्पियर, ठीक है, एसआई में, ठीक क्या है, सेकंड, सब एसआई में है। आगे क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ड्यूरिंग द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, और कितना ये इंटरवल दिया है 2 से 6 के बीच में, मतलब हमें एक इंटरवल के अंदर ही काम करना है, 2 से 6 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया उसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, तो कर लो तो क्या दिक्कत है। जल्दी करके मुझे आंसर बताओ, ट्राई करके गलत ही आंसर बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम दिखाते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन आपके सामने होती है लेकिन आप नहीं देख पाते, टाइम बचा रहा हूं और कोई बात नहीं। क्या मैंने आपको इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब हमसे कहा गया किसी फिक्स टाइम की बात की जा रही है
तो मुझे इंस्टेंट का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और उस इंस्टेंट के इक्वेशन में ही तो मैं टाइम वेरी करा करके वैल्यू निकालूंगा, और मैं जितनी वैल्यू आएगी सबको जोड़ूंगा, क्योंकि मुझसे बोला क्या गया है, देखो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पास हुआ। तो मुझसे किसी चार्ज की, एक चार्ज की बात नहीं हो रही है, मेरी बात सुनते या सीखो कुछ। अब मान लो t 2 सेकेंड पर 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा, लेकिन 3 सेकेंड पर 3 कूलम का हो रहा है, तो मुझसे क्वांटिटी पूछी जाएगी, 2 + 3 आंसर 5 आएगा। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, आपसे पूछा कितना चार्ज हुआ अभी तक, वो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कुछ? जब हुआ तो समेशन लगेगा, और समेशन का बड़ा भाई होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म समेशन होता है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन। यही तो सिखाया था ना मैंने, जब एक ही वैल्यू की, एक ही क्वांटिटी के अलग अलग वैल्यूज हो बट रेट चेंज बराबर हो, तो ऐसे केस में समेशन लगता है। हम क्या करते हैं, F1 + F2 + F3, ये समेशन का खेल है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, जब एक आपका बहुत ही माइनर सा चेंज भी आपको लेना है, इंक्लूड करना है, तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन लगाते हो, तो उसमें जितनी वैल्यू आएंगी वो सब कवर अप हो जाएंगी। सुनो ध्यान से, तो उसके लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि किसी भी इंस्टेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, क्या बनेगा, है ना, किसी भी इंस्टेंट का। लेकिन अगर मुझे एक रेंज दी जाए, तो 0 से ही करेंगे, और तो क्या मेरा काम बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है ना बेटे, करो अब तो कर लोगे, क्योंकि अब तो I इज अ फंक्शन ऑफ t एंड जिसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है वो भी t है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा अपना सारा का सारा, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट मैच करना होता है विद द सेम इक्वेशन। ठीक है, जिनको दिक्कत हो रही है उनको अर्जेंटली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन की बेसिक मैथमेटिक्स की लेक्चर दे दो। ठीक है नीलाक्षी, हम तुम्हें एक्सेस दे देंगे, आप दोनों लोगों को दे देंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर, 3-4 लेक्चर इंटीग्रेशन के हैं, देख डालो, ये सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं तुम्हें इंटीग्रेशन में दिक्कत। ठीक है, आ जाएगा, जैसे ही तुम वो लेक्चर देखोगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। क्या मैं अब इसको करूं या आप आंसर बताने वाले? तो सबसे पहला रूल क्या है सर, ये तो हो जाएगा क्यू, है ना, ये क्या हो जाएगा, क्यू बन गया। क्यू बराबर क्या आ जाएगा, पहले आप वैल्यू पुट कर लीजिए, इंटीग्रेशन का सिंपल रूल होता है, यहाँ आ जाएगा तो ये 4dt सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 4 + 2t पुट करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो dt 4 से मल्टीप्लाई होगा और 2t से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने उसमें ये सिखाया हुआ है बच्चों, आप लोगों को नहीं बताया, आपको सिखा रहा हूँ। तो जितने आपके कांस्टेंट उसको बाहर ले लीजिए, जितने वेरिएबल उसको अंदर ले लीजिए। ठीक है, और पहले इंटीग्रेट कर लीजिएगा, बाद में लिमिट लगा दीजिएगा। तो लिमिट यहाँ 2 से 4 लिखते जाएंगे, और इसको कैसे इंसर्ट करना है ये भी मैं सिखा। ठीक, एक ही फॉर्मूला होता है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 अपॉन n प्लस, ये फॉर्मूला लिख दिया तुम्हारे, मिलाओ इन लक्ष्य कि t की पावर क्या दी हुई है यहाँ पर 1, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो लिमिट मिक्स हो रही है, लिमिट ऊपर कर देते हैं, ये हो गया लिमिट। ठीक है, t की पावर कितनी है 1, मैच करो, x की पावर बोला गया था ना, यहाँ dx था, देखो t और t मैच कर रहा है तो फॉर्मूला काम करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो t की पावर 1 है, और 1 + 1 कितना होता है 2, और डिवाइड में कितना आएगा 2, तो इसका इंटीग्रेशन कर ली कि नहीं कर ली तुम, t² / 2 आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो सीख लो, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x, 4 बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेशन आपको सिखा दिया फटाफट। सर लिमिट 2 से 6 लगेगी ना? हाँ भैया वही, ठीक है 2 से 6 है, हमने लिखा वहां है, यहाँ लिख दिया पता नहीं, ठीक है गलती हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 4 तो बाहर आ गया बेटे, ये आ गया t, अब इस पे लिमिट कैसे लगाते हैं, 2 से 6, 2 से 6, तो पहले अपर लिमिट, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस लोअर लिमिट -2, मतलब आंसर आएगा 4। यही दिमाग में चल रहा था मेरे, तभी हमने यहाँ लिख दिया, प्लस 2 इंटू यहाँ क्या जाएगा, देखो याद रखना किसी भी नंबर पर लिमिट नहीं लगती है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसको आप बाहर ले सकते हो, t² में बाहर ले जाते, क्या बचेगा t² क्या, अब यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, एक बार 6 पुट करेंगे, एक बार 2। ठीक है, तो ये जाएगा 36 - 4 कितना आ गया 32, और 2 से 2 कट गया, समझ में आया, ये 32 हो गया, और ये कितना आया था 4 बाहर है और अंदर क्या बचा था
4 16 प्लस 32, हाँ ठीक है। तो आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 48 कूलम। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन है, बी। सबको आ रहा है ना, कर लिया सबने, मुझे करना है आगे नीलाक्षी। करो बेटा, कैलकुलेट करो, गलतियां करो, मेरे सामने कर लो, घर पे जाके करोगे तो कौन देखने आएगा। 2 1 जा 2 होता है। अब मैं इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से एक सेपरेशन लाइन बना दो। ठीक है, देखो भैया जिस पर ये आया 4 इंटू, अब देखिए बेटा लिमिट है t की जगह क्या जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 2 1 2 तो हो ही गया है, अंदर क्या है t स्क्वायर, तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 36 माइनस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 16 प्लस, ठीक भैया, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो आपका आगे 48, ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, क्या है गिवन बताओ मुझे, 2 बॉय हैं, ठीक है, ए और बी सिटिंग है, 2 पॉइंट पर है, तो 2 पॉइंट बना लिया हमने, ठीक है, फटाफट क्या करेंगे, 2 पॉइंट बना लेंगे, ठीक, इसको ए बोल दिया, इसको बी, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, असेंबलीज ऑफ चार्ज उसके करीब है, असेंबलीज ऑफ चार्ज मतलब क्या हो गया, ढेर सारे चार्ज, ठीक है, तो क्या करें, बॉल ईच कैरिंग कितना भैया 3 प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻19 होता है, 3 से गुणा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। फिर इसका मतलब हो गया 4.8 × 10⁻19, अरे 16 दिए कितना होता है 48, और 48 लेकिन डेसिमल प्लेस 1 है तो एक लगे भी 4.80 तो आएगा, ठीक। A throws 100 balls per second towards B, अच्छा जी, तो ये चार्ज ही तो ट्रांसफर हो रहा है, बॉल के नाम पर क्या हो रहा है, छोटाला चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, कितना हर बार कितना 3 प्रोटॉन, और कह रहे हैं 1 सेकंड की बात करोगे तो 100 बॉल, कितनी, तो 100 × 3 300 प्रोटॉन, 300 प्रोटॉन पर सेकेंड, तो हमें क्यों मिल गया। आगे क्या कह रहे हैं, while B throws 50 ball per second towards A, तो 50 वापस मिल गए, तो बचा कितना 150, 150 तो बचा नहीं, अरे 100 हो गया 300 प्रोटॉन, तो 50 का कितना हो जाएगा 150 तो होगा तो 150 तो बचा, ठीक है। आगे साइमल्टेनियसली फाइंड द करंट एट द मिड पॉइंट ऑफ ए, अच्छा यहाँ तो नेट चार्ज तो हमने वही बता दिया, ये कोई क्वेश्चन है, नेट चार्ज तो ऐसे ही बता दिया, नेट चार्ज के हिसाब से सोचोगे, हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अरे नहीं दिखा किसी को आंसर भी, देखो नीलाक्षी सुनो, परेशान ना हो यार, छोटी छोटी बात पे कौन परेशान, सुनो ध्यान से, ये नहीं होगी परेशान हो जाए थोड़ा सा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर मैंने वर्बली दे दिया आपको, फिर भी कैलकुलेट करना है कदे, अरे 1 ही सेकेंड तो टाइम है, तो चार्ज बदल गया तो आंसर आ गया, लेकिन तुम देख ही नहीं रहे, देखो 100 बॉल हम फेंक रहे हैं, ठीक है, 50 बॉल इसी समय पर ये भाई फेंक रहे हैं, तो नेट बॉल कितनी गई 50, दोनों फिगर को मिटा करके देखा जाएगा, तो मैं ए से बी पर कहूंगा, ये दोनों पॉइंट हो गए पोटेंशियल के, और करंट चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, और नेट कितना आ गया 50 बॉल, ईच बॉल कैरिंग 3 प्रोटॉन, तो 50 into 3 proton, that is equal to 150, this is the total charge, and this is happening in 1 second, so answer is I is equal to Q into T, ये तो आंसर है यार, गलत किया हो तो बता देना भैया, सही है गलत है, जिसको अभी भी नहीं आया, यार अभी भी नहीं आया, सुनो ध्यान से, हमने तुमको 100 प्रोटॉन के लिए कितना बोला था, यही तो बोला था कि नहीं बोला था, इसका आधा कितना होगा
इतना नहीं कर लो, 1 सेकेंड का ही तो है। नीलाक्षी एक चीज बताओ, डाउट क्या है? पहले तुम बताओ डाउट, हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या। अब कुछ गड़बड़ होगा इसमें ऑप्शन में, हम गलत नहीं है, हम क्यों गलत माने हमने आपको? तो यही है वो तब करते रहना, हम क्यों कहें गलत? ठीक है चलो करो करो, -17 वाला ही आंसर आएगा। हम अभी इस पे ही फोकस कर रहे हैं ना, इस पे ही फोकस कर रहे हैं, ये तो कर ही लो। नहीं तो अभी सब हमको कह देंगे सब कुछ नहीं आता, अच्छा मिटा दो, हम यहां से भी कर ही देते। क्या आ जाएगा? अब इसको करके सॉल्व कर लेना, जिसको आता है कर लेना, नहीं आता छोड़ देना, ठीक है। इसको भी कर दें कि छोड़ दें? ये जाएगा 1.5 बन जाएगा -17, 3/2 48, 4.8 डिवाइड करोगे 2.4 आंसर है, ठीक है। मुझे नहीं लगता यार इससे अगर हम कुछ पढ़ाएंगे तो हमें लगेगा बेहोश हो जाओ। कौन सा ऑप्शन सही है? इससे इसी क्वेश्चन नहीं है कुछ भी भाई, इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कब से, ठीक है। 2.4 10 पावर -17 और ए से बी की तरफ, ओके आगे बढ़े। चलो ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छे से करना। एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसके थोड़ा केमिस्ट्री दिमाग लगाओ। वो शेल वाला डायग्राम, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसी में प्रोटॉन भी होता है, उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग उससे लगाएंगे तो कर लेंगे। तो क्या, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कंसीडर्ड टू बी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्रोटॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना है? रेडियस दिया हुआ भैया h²/mv², ठीक है, विद वेलोसिटी e²/h, और दिया फिर h = ठीक है। क्या है, कुछ गड़बड़ है, टाइपो एरर है तो क्वेश्चन चेक करें पहले हम, क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। h = h/2π, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलो वो ऐसे ही मान लो, कोई और वेरिएबल मान के कर ले, ठीक है। तो करंट पूछ रहे हैं, बाकी सब तो सही है, ठीक है। करो, वो मिलेगा प्लैंक कांस्टेंट लेकर के करेंगे इसको। गड़बड़ है थोड़ा, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। चलो अच्छा फिर भी ट्राई करते हैं, ट्राई करे बिना थोड़ा ना छोड़ देंगे। चलो जरा देखते हैं ऐसा क्या है जो नहीं करते हैं, इसको भी छोड़ के करते हैं। चलो I = क्या होता है भैया? Q अपॉन, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट है, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम लोग। सर्कुलर ऑर्बिट है, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। निकालिए जरा, लोचा है क्वेश्चन, गलत है। अरे नहीं निकाल सकते हो, 9वीं क्लास पढ़ी है, देखो 9वीं क्लास से क्वेश्चन कर रहा हूं तुम्हारे सामने। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक जो आपका लूप कंप्लीट होगा तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। डिस्टेंस कितनी होगा? पेरीमीटर, ठीक है। t = 2πr। तुम लोग तो जरा सा भी एकदम एफर्ट नहीं करते, पुट कर लो, खुश हो जाना, यहाँ पुट कर लो। हमें बस कन्वर्ट करना है पूरे में, वेलोसिटी के अंत में वैल्यू पुट कर लें। अरे v के फॉर्म में आ गया t, और v दिया हुआ e²/h, पुट करते जाओ बस। और रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस की वैल्यू पुट कर दो।
ये कोई और वेरिएबल सिंबॉलिक दिया गया है एच बार करके, तभी ये इसमें नीचे खसक गया। एक टाइपिंग के टाइम पे एरर आता है। अब हम कर लिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा है। इसमें ऐसे दिया गया है एच बार करके ये बना हुआ है, और उस एच बार की वैल्यू दी गई है एच अपॉन 2 पाई। अब सब हो गया, हो जाएगा सब। देखो अब देखो ध्यान से, यहीं से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर, और क्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और क्यू क्या हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन ही तो है। क्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ई। देखो सारे ऑप्शन में अब सब बैठ गया। ठीक है, 2 पाई गायब करना है, हम दिखाते हैं कैसे गायब होगा। तो ये हो जाएगा भैया, ये ई वी अपॉन 2 पाई आर। वी कितना है बेटे, वी कितना है, ई स्क्वायर अपॉन एच बार लिखो। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर कितना है, एच बार स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर। ठीक है दादा, डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ आता है, नीचे। अब एच बार की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा एच अपॉन 2 पाई। एक बार तो नहीं कर सकता, ई इंटू ई स्क्वायर इंटू एम ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू एच बार स्क्वायर इंटू एच बार। यही तो आ रहा है, गलत है कुछ, वैल्यू पुट करो फटाफट, आंसर बताओ। परफेक्ट है। एच क्यूब अपॉन 8 पाई क्यूब आएगा, एच क्यूब अपॉन 8 पाई क्यूब, यही तो 2 पाई का होल क्यूब कितना आ जाएगा, देखो हो जाएगा ई क्यूब भी नहीं, ई की पावर 5 है, लेकिन चलो अब लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई, और ये h अपॉन 2 पाई करोगे तो ये h बार का क्यूब है कि नहीं है, तो h बार का क्यूब है तो क्या जाएगा ये बताओ, h क्यूब अपॉन 2 पाई का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8 और पाई का क्यूब 2 4 जा होता है 8, ये हो गया स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। आंसर आ गया, देख लो मिला लो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अरे भैया 4 पाई स्क्वायर की पावर 5 m अपॉन h क्यूब, जी ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये थोड़ा सा टाइपो एरर था, माफी चाहते हैं, बाकी तो उन्होंने कर दिया। समझ में आया, क्या उन्होंने कुछ सर्कुलर मोशन का यूज किया, 9th क्लास का यूज किया, लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुटिंग करिए, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये इसका आंसर। हाँ ठीक है, चलो ये करो, चलो ये करो। amount of charge q passing in the at in time t through the cross section। अरे ये तो बड़ा आसान है, क्यों दिया हुआ है तुमको, 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, the value of current at time t is equal to 5 सेकंड, तो क्या हो जाएगा dq by dt, क्या जाएगा 10t प्लस 3 at t is equal to 5 53। क्वेश्चन है ये, सही है। नेक्स्ट करंट डेंसिटी लिखो हेडिंग लिखो। अरे एक आप से तो पढ़ ही सकते हैं 8 बजे तक, पढ़ लो। हाँ भैया कैच लेते हुआ खतरनाक हो, लेकिन चलो ठीक है। करंट डेंसिटी लिखिए, वो नोट नहीं करा था कोई पीछे, क्वेश्चन करना है। डेंसिटी की बात अपन पहले भी कर चुके हैं, क्या भैया बताया था ना मैंने कि डेंसिटी के लिए हमें दूसरा पैरामीटर भी चाहिए। तो अगर हम यहाँ डेंसिटी की बात करेंगे तो हमारे लिए करंट कहां से फ्लो हो रहा भैया, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर मैं देखूं तो मेरे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, करंट गोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। बन गया मेरा, समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो क्या है, करंट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर। तो पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो हम बताएंगे डायरेक्शन कैसे लेते हैं, बट मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, सराउंडिंग दैट पॉइंट रिमेंबर दैट द सरफेस इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, एरिया वेक्टर की बात हो रही है, थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें दो केसेस बन जाएंगे आपके। एक केस तो आपको दिख रहा है सामने से,
अब यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया कैप तो ये बन जाएगा वेक्टर। अब डायरेक्शन की पढ़ाई करते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ दो अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, एक बार मैं देख लूं विजिबिलिटी ठीक है, हाँ ठीक है, नंबर की है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर पहले डिफिनीशन में एक चीज लिखी गई है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा, बेटा गेट बंद कर दो नहीं तो जितना ठंडा हुआ है ना इससे डबल गर्म हो जाएगा, है ना, कोई मतलब नहीं। और ये हो गया, वैसे हमें पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तुम्हें दिख रहा है। यहाँ पे उत्तर आपके सामने है, एन वेक्टर को ही ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट से एक नॉर्मल बनेगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, उस नॉर्मल के डायरेक्शन में आपका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो क्या होगा। हम अगर हमने कहा, मेरी बात सुनिए, एक ऐसा मैंने कटिंग किया, मान लो इस पेन को मैंने तिरछा काट दिया, तिरछा काट दिया ना, जो आपका निकल के आएगा एरिया वो थोड़ा सा इस प्रकार से होगा या नहीं होगा, होगा ना भैया। अब बोला क्या गया है, हमेशा उस पॉइंट के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होता है। अब डेंसिटी के, तो डेंसिटी यहाँ करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर हमें यही सिचुएशन हमारी हो गई कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा इस वेक्टर के कंपोनेंट, तो मैं कहूंगा मैं करंट के डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को फॉलो ना करूं, क्योंकि करंट डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा तभी तो हमारे काम का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से बनता है कि भैया क्या ये वेक्टर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और इसके डायरेक्शन हमको बता देगी डेंसिटी की डायरेक्शन। समझ में आया। और इसका सबसे बेस्ट तरीका करंट की डायरेक्शन पकड़ लो, करंट की डायरेक्शन पकड़ लो, बाकी सब कहीं और हो तो उसको पकड़ के ले आओ। जैसे कि मैंने डीओ को पकड़ के अपने करंट की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अलाइन कर लिया, चाहे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसका एक कंपोनेंट रिजॉल्व करना। समझ में आया कि नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां लिखा हुआ है, जो हम डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा, ठीक बेटा। तो अगर दोनों मोटा मोटा तो ये हमेशा किसके डायरेक्शन में आएगा। अब मैं बोल दूं करंट के डायरेक्शन, या मैं एक और एडवांस लेवल पे ले जाता हूं। अच्छा चलो, मुझे ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी इस केस में। एक लोचा समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट समझ में आया। तो मैं कहूंगा जी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन, अरे यार इसमें एरो बना है लेकिन इक्वल टू नहीं बना है। तो भैया हो गया, ठीक ठीक है, समझ में आया। तो मैंने गलत बोला, मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने करंट बोला, तो मैं भी कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि करंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये आपको अच्छे से कंपोनेंट समझ में आ गया हो, इसको ऐसे लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जितनी जल्दी लिखेंगे शॉर्ट में लिख लेंगे हेडिंग और ये फिगर और ये, उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, उतनी जल्दी छोड़ देंगे। यूनिट तो बता दो कोई लोग, ये तो कॉमन सेंस है। करंट को डिवाइड कर रहे हैं एरिया से, तो एरिया मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका तो हम लोग बना लेंगे फटाफट। क्या डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या होता है। हमेशा पहले एम एल टी बोला जाता है डायमेंशन में, ये भी सीख लो, एल माइनस टी। ये सब छोटी छोटी बीमारियां जो है हमेशा ये परफेक्ट माना जाए, एमएलटी के बाद ही कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आ सकती है, ठीक है। m0 l माइनस टू t0 a, और इसको फिर से आगे रीडिफाइन करेंगे l माइनस टू बस ये, ठीक है।
किताबों को भी देखना, कभी भी AL-2 नहीं लिखा मिलेगा, हमेशा MLT पहले आता है, ठीक है। अभी एक और चीज सिखाऊंगा, अरे बहुत कुछ होता है यार, ये सब न्यूमेरिकल में ही मिलता है, ये सब जो हम बता रहे हैं ना, ये सब खुरपेची कहाँ होती है, ये सब न्यूमेरिकल में, और कहीं तुमको मिलेगा नहीं, थ्योरी में कभी तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, तुम टेंशन में आओगे नहीं। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तभी तुमको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अब उसमें ऐसे लिख दूंगा, मैंने कहा किसी भी स्टैंड पर जो करंट है वो DI है, उस स्टैंड पर जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि टोटल करंट I फ्लो कराओ या इंस्टेंटेनियस करंट की बात करो, डेंसिटी डेंसिटी रहेगी, ठीक है भैया। तो इसका मतलब है DI इक्वल टू मैं लिख सकता हूं DA cos थीटा इनटू J, है ना, J एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बट करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर ये फॉर्मूला सही होगा तो यहाँ पर ये सुटेबल बैठ जाएगा, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा DA cos थीटा क्या है, DA cos थीटा भी तो एक वेक्टर कंपोनेंट ही है, और मुझे पता है एक प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पर बन जाते हैं स्केलर, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो भैया सही है, J वेक्टर DA cos थीटा लिखते, फिर तुम J डॉट DA भी तो कर सकते हो। और मजे की बात क्या है, जो थीटा है वो हमेशा J और DA के बीच का एंगल ही तो है, मिला लो सारे नॉलेज अपने जितने। तो ये भी एक कंसेप्ट है, समझ में आया, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अगर एवरेज करंट निकालना है तो इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, तो क्या होगा, तो यहां लग जाएगा इंटीग्रेशन, ये समेशन नहीं लगता, समझ में आया, सीधे इंटीग्रेशन पे स्विच करेंगे हम इसके बाद, ठीक है, ओके, क्योंकि ये हमेशा डिफाइंड रहेगा। आगे बढ़ जाए, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे मिल गए हमको। चलो नेक्स्ट, थर्मल स्पीड, ये सब तो बता दिया, ठीक है, ये सब बता दिया, तो क्या पढ़ोगे, थर्मल स्पीड। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है कि जब भी आपका कोई कंडक्टर होता है उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं कि उनके पास, आपको पता ही है, दो इलेक्ट्रॉन दो नेगेटिव चार्ज दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं करते, वो क्या करते हैं, रिपल्शन। तो क्या होगा भैया, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, है ना, और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लोग कैसे मूव करते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन में इनका मोशन नहीं होता। ये तब हो रहा है जब किसी भी कंडक्टर पर किसी प्रकार की कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की गई, यानी कि किसी प्रकार का एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट नहीं किया गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है चार्ज तो मोशन में है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिफिनेशन के हिसाब से जब चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो क्या इस समय करंट कभी फ्लो कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज नेट जब निकालोगे, हर इलेक्ट्रॉन की जब स्पीड आप निकालोगे, यानी माफ करना, स्पीड तो गलत बोल दिया, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वहां पर जीरो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी निकालेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, नेट वेलोसिटी जीरो होने के कारण क्या होगा, नेट चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ, ये चार्ज यहाँ भाग गया, ये वापस यहाँ आ गया। तो हम जब देखेंगे उसको तो हमें कभी लगेगा ही नहीं कि चार्ज कहीं गया, क्योंकि उसकी अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली वही हमको दिखने को बार बार मिलेगी। ये सारे चाइनीज माल हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, है ना, सब अगर भीड़ में खड़े हैं तो पहचान नहीं पाओगे कि इसमें से अलग कौन है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे हैं, एक जैसे हैं, ये यहाँ से उठ के चला गया तो भी तुम नहीं, एक पलक झपकोगे तुमको लगेगा वही था, ये समझ में आया, लेकिन वो बदल गया। तो यहाँ पर वही बात हो रही थी कि कंडक्टर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद पॉजिटिव मेटल आयन विद हाई फ्रीक्वेंसी एंड अंडरगो चेंज इन डायरेक्शन, जिसको कहते हैं कोलिजन, ठीक है, टकराएगा, बदल जाएगा डायरेक्शन। कहें सो द थर्मल वेलोसिटी आर और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अगर उनको मान लेते हैं कि सबकी एक एक को मान लेते हैं u1 u2 u3, ये सब क्या है, इसकी वेलोसिटी है अलग अलग इलेक्ट्रॉन की। तो जब भी इनका हम समेशन करेंगे फॉर द एनी टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप एवरेज निकालोगे, सारे का निकालोगे, जितने इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दोगे, ठीक, उतनी वेलोसिटी होगी ना। अगर 100 इलेक्ट्रॉन थे तो नीचे 100 आ जाएगा, एवरेज तो ऐसे निकालते हैं ना। इसका हमेशा क्या आएगा, एक जीरो वेक्टर, यानी कि ये कभी भी टोटल किसी एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कभी भी चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है भैया, ये तो सब जानते हैं रॉयस। अब ये देख भी लो, जो बात मैंने कही थी उसी का एग्जांपल है, जो बात अभी मैंने कही थी ना, रैंडम मोशन हो रहा है, तो ये तो क्या लिखा हुआ, विद नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, यानी किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल नहीं है, तो बैटरी नहीं लगी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं, ठीक है।
देखो क्या कह रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन रेफरेंस पॉइंट है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। 50 इधर से उधर चले गए, 50 उधर से इधर आ गए, तो नेट क्या हो गया, अभी भी उतना ही है, तो कोई चार्ज फ्लो हुआ क्या, नहीं। ठीक है, अब ये मेन बात पे आते हैं, ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, तो नो फ्लो ऑफ करंट क्यों होता है, ये सब समझाने के लिए लिखा रहता है। अब आओ सीधे, द स्पीड गेन्ड बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्मल वर्ड यूज किया गया। अगर हम हीट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर हमने यहाँ पर इनको हीट किया टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर कारण इन्होंने कुछ एनर्जी गेन कर ली। कोई भी ऑब्जेक्ट हीट हो रहा है तो उसके अंदर या तो हीट एनर्जी है जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो गेन कर रहा है। जैसे किसी भी आयरन को आग में लेके जाते हो तो एनर्जी गेन कर रहा है, उसने हीट हुआ ना, वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं जो कंडक्टर के अंदर है अगर वो गेन करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड मूव रैंडमली इन द कंडक्टर, द एवरेज ट्रांसपोर्ट एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0 फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बैटरी वाला कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम। ठीक है, सबसे ये पैराग्राफ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको बोर्ड की परीक्षा में वहां एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर आपको अच्छे से करना आना चाहिए कि क्यों 0 होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पैराग्राफ आपके पास बना हुआ है। ठीक है, आगे, अब वो स्पीड गेन्ड बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, नेट 0 हो रही है लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसने जितना गेन किया उस स्पीड क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और यहाँ पर अगर देखें एनर्जी के फॉर्म में लिखा है, कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या जाएगा, जब हम 11 पढ़ते हैं थर्मो तो उसके अंदर हमें ये पता होता है, तो ये 3/2 kT। अब यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर में है तो पहले तो आप m नीचे आ जाएगा 3 kT/m, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर VRMS कितना होता है, तो आप किसी को बता सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर 10⁵ कितने 0 हो गए, 1,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, आदमी पगला जाएगा। ये क्या बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग इस समय जो रूम टेम्परेचर में, इस समय भी जितने भी कंडक्टर है ये जैसे पाइप हो गई, इसके अंदर ये पंगा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनका कोई फर्क नहीं होगा, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस 0, कोई फर्क उससे पड़ रहा है क्या, करंट नहीं लगेगा ना तुमको। ये हो गया। आगे, अब ये जो दूसरा टर्म है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जब हम पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ मीन फ्री पाथ क्या होता है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराता है, ठीक है, ठीक, और दूसरा कोलिजन यहाँ हो रहा है, ठीक, यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है, तो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसका जो मीन होगा, दो सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन दूसरा कोलिजन, उसी क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन कितने किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया आपका मीन फ्री पाथ। ये देखो ये क्या होती है, यूनिट होती है, एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसको। ठीक है, मेटल के अंदर कितना होता है भैया मीन फ्री पाथ, 10 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, तो टाउ से डिनोट करते हैं, टी से नहीं। द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज द रिलैक्सेशन टाइम। वही बात हो गई कि एक इलेक्ट्रॉन से टकराए और दूसरे टकराने जा रहे, जो टाइम बीच में मिल गया उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है? टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन फॉर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कितना होता है, बहुत स्मॉल है, देखो 10⁻⁻14 सेकेंड, मतलब बहुत हाई रेट पे कोलिजन होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। ये कैसे आएगा, जब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ये एनिमेशन देख सकते कर जाओ। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस तरफ, तो करंट किधर जाएगा, इस तरफ। और ये सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे,
तो सबकी डायरेक्शन फिक्स हो गई ना, अब कभी मीन जीरो नहीं आएगा। जो मीन जीरो आ रहा था वो क्या था, जो अलग अलग डायरेक्शन में जब सारे वेक्टर ऐड कर रहे थे उसका वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आ रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। थैंक यू।